वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडव यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने प्रीवियस ईयर पेपर की जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। बच्चों, आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हम आपको वो टाइम सेविंग टेक्निक बताएंगे जिससे आपका एग्जाम के अंदर बहुत टाइम सेव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, शुरुआत में हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, आप इनको ट्राई करके देखिएगा ज़रा, फिर हम इनकी टेक्निक्स बताते हैं कितने ईजी वे में आप इनको कर पाएंगे। ओके, देखिएगा ज़रा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये देखिएगा बच्चों, ये स्क्वायर रूट में दे रखे हैं 12 जो है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप इसको यहाँ से शुरू नहीं कर सकते। आपने क्या करना बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, जैसे 12 है, 12 को मैं समझा दूँ आपको, कंसेप्ट क्लियर करा दूँ ज़रा। सबसे पहले आप इस तरह से इसके फैक्टर कर दीजिएगा ज़रा। ओके, जब आप इसके फैक्टर करते हैं तो आपने क्या करना, वो फैक्टर सेलेक्ट करना है जिसका जो डिफरेंस है वो 1 आए। जैसे 4 और 3 का डिफरेंस कितना बच्चों, 1 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब कोई क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो हम उस क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी होगी उसके इस तरह से फैक्टर कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात आपने ध्यान ये रखनी है बच्चों, यहाँ देखिएगा प्लस है, तो अगर सारी जगह पे प्लस है तो जो बड़े वाला फैक्टर होता है वही आपका आंसर होगा, यानी कि जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो 4 आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट वे में हम बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हम और डिस्कस कर लेते हैं, ज़रा देख लीजिएगा। हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों 72, ठीक। लेकिन अब की बार हमने क्या किया बच्चों, माइनस हो गया यहाँ पे, तो ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा बीच में क्या बच्चों, माइनस। फैक्टर तो हम इसके वैसे ही करेंगे, यानी कि आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों यहाँ से टेबल से। 8 9 जा कितने होते हैं, 72 होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, माइनस आया हुआ है, तो इसलिए स्मॉलर फैक्टर जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है। अगर प्लस होगा तो बड़े वाला फैक्टर आपने लेना है, और अगर बीच में माइनस आता है हर जगह पे तो आपने स्मॉलर फैक्टर ले लेना है। ठीक है ना। माइनस कम होता है, प्लस ज़्यादा होता है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं दोनों फैक्टर्स में। अब ये देखिएगा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी, यानी कि जो इनका रिजल्ट होगा वो इनमें से किससे विभाजित होगा। तो यहाँ पे एकदम से देख के तो हम नहीं बता सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, जब कभी कोई इस तरह की टाइप दे एग्जामिनर, तो जो सबसे छोटे वाली पावर है उसको आप यहाँ पे इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब यहाँ देखो 71 था, 71 बाहर चला गया, तो यहाँ पे 1 लिखिएगा। यहाँ कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 आएगा बच्चों। और जो ये पावर से इनमें से बस इसको घटाते चले जाओ, और बेस ऐसा कैसी रहेगा, जैसे 2 है तो कितना आ गया बच्चों, 1। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 74 में से 71 गया तो कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। समझ में आया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं बच्चों, 2 को 71 टाइम्स, इसको एज इट इज रख लो। ठीक। यहाँ से देखो कितना बनता है बच्चों, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 1 + 2 प्लस में 4 और प्लस में 8। ठीक है। तो यहाँ से कितना आया बच्चों, 271, और इनटू में जब आप इनको प्लस करते हैं तो ये आता है बच्चों 15। देखिएगा अब जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है, 9 है, 10 है, 11 है और 13। अगर हम इनके बाय में 1 बाय 1 ऑप्शन रखते चले जाते हैं तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। तो हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई इसको और करते हैं। इसमें से क्या करेंगे, 1 2 को हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। ध्यान से समझ लो, अभी तो कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, देखिएगा 2⁻70 है, और यहाँ पे कितना है बच्चों, देखिएगा 30 आया। तो अगर बाय ऑप्शन हम यहाँ पे देखिएगा 10 रखते हैं, तो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, कोई संख्या को हम यहाँ रखें और वो पूरी कैंसिल हो जाए। ठीक है ना। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो ऑप्शन बी आया है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया है। अब यदि उसका मूल्य 416 रुपये हो जाए तो उस वस्तु का मूल मूल्य कितना था। इस क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, सबसे पहले तो लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। क्या कहा गया आपको, देखिएगा पहले तो उसके मूल्य को 20% घटा दिया गया, फिर उस मूल्य को 30% जो है वो बढ़ा दिया गया, और इस प्रकार से वो मूल्य जो है वो 416 रुपये इस समय हो जाता है। ठीक है, इतनी बात। तो सबसे पहले ध्यान आपको ये रखना है, जो घटाया गया उसको माइनस में ले लेते हैं और जो बढ़ाया गया उसको हम प्लस में ले लेते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। लगभग हर एग्ज़ाम में इस फॉर्मूले के बेस पे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसके रिजल्ट के बाद हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा आंसर बन सकता है।
तो यहाँ पे देखिएगा एक ही फॉर्मूला आपने बस ये याद रख लेना है, जो बढ़ रहा हो उसको प्लस में लेना, जो घट रहा है उसको माइनस में। तो अगर हम यहाँ पे इसको a मान लें और इसको बच्चों b मान लें, ठीक है ना इतनी बात, तो उसके बाद हम वैल्यूज़ रख देते हैं -20 प्लस में 30 और विद साइन लिखना बच्चों, बस आपने यहाँ ध्यान रखिए, ठीक है। और बाय में कितना आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से कितना बना बच्चों प्लस के 10, 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो यहाँ देखिएगा माइनस और प्लस, यहाँ गलती कर देते हैं कहीं बच्चे, तो ये कितना है बच्चों देखिएगा 4%, यानी कि 4% जो है बच्चों वो इंक्रीज आया है। कितना है इंक्रीज, यानी कि 100 की चीज़ कितने में गई बच्चों 104% में गई है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों इसकी 416। दो मेथड से बताऊँगा इसको सॉल्व करना। तो हम यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बच्चों 4 आता है। और 100% होती है कोई भी मूल चीज़, तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों यहाँ से 400 आ गया। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ दोबारा देखो 4% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 की चीज़ कितने में गई 104 में, लेकिन एक्चुअल में कीमत कितनी दे रखी है उसकी 416। तो 1% निकालो और मूल हमेशा जो होता है वो 100% होता है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिएगा 4% लाभ हो गया है किस्म से, ठीक है ना इतनी बात। और ये है इसका विक्रय मूल्य। तो 100 प्लस में लाभ प्रतिशत होता है, यानी कि 104 और बटे में 100 किसके बराबर आया 416 के। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो बच्चों यहाँ से भी आंसर जो आपका 400 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे दिया गया बच्चों, उसका लाभ या हानि प्रतिशत दे दिया, ये नहीं कहा आपको कि लाभ होगा या हानि। इसलिए जो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूला यही लगाएंगे हम इसमें, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, फिर इसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस हो। तो सबसे पहले देखिए अंकित मूल्य को उसने क्या किया 20% इंक्रीज कर दिया, प्लस ले लो उसको, और फिर क्या किया उस पर छूट दे दी। छूट हमेशा माइनस में जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अगर मैं इसको एक बार दोबारा लिख दूँ ताकि और अच्छे से आप इसको देख पाएँ कि कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। प्लस आएगा माइनस आएगा, उसके ऊपर ही हमारा डिपेंड करेगा कि लाभ होगा या हानि होगी। तो यहाँ देखिएगा हम a की जगह प्लस के 20, b की जगह -15। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हमने विद साइन लेना है, ठीक है इतनी बात। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों 5 आया, इसको कैंसिल कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो -3 आया, तो ये कितना आ गया बच्चों 2 आया। 2 किस चीज़ का है बच्चों प्लस का आया है, और प्लस का मतलब क्या है 2% जो है हमें वो प्रॉफिट होगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 2% लाभ। ओके, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करते चले जाए, बहुत ईजी आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपयों में बेचना पड़ेगा, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा बच्चों, इसमें कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं करना है, हम इसको डायरेक्ट वे से कराएंगे। आपको जो हानि है बच्चों वो कितनी दे रखी है 15%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि अगर 100 रुपये की चीज़ पे 15 रुपये का नुकसान होता है तो इसका मतलब हमने उसको 85 रुपये में बेचा है, लेकिन यहाँ प्रतिशत है तो हम क्या मानेंगे बच्चों 85%। और एक्चुअल में आपको क्या कहा गया कि 85% का मतलब है कि 170 रुपये में हमने उसको बेचा है। तो यहाँ से पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, जो किसके बराबर आएगी बच्चों 2 के बराबर आएगी। इसको डिवाइड कर दो यहाँ से। अभी आपको क्या कहा गया आगे, वो लाभ कमाना चाहते हैं, इस पर कितना लाभ है 20%, यानी कि 100 की चीज़ को वो 120% में बेचना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 2 आई है, तो 120% की वैल्यू का मतलब क्या है, इसको आपने 2 से और गुना कर देना है। ये डायरेक्ट वे से आप इसको ऐसे कर सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला यूज किए। ओके, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में दोबारा से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों एक और। 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। एक क्वेश्चन में बच्चों, इसी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। आपको समझाता हूँ, पहले इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम। ये एक वृत्त है, सर्कल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो गया सेंटर,
यहाँ से देखिएगा, जो इस तरह से कोई भी लाइन हम खींचते हैं जिसको इंग्लिश में कोड बोलते हैं और हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं, यहाँ पे बच्चों इसको इस तरह से हम एक लंब ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये O हो गया, ये M हो गया, ध्यान से समझ लो, डायग्राम क्लियर हो गया तो समझ लो ये क्वेश्चन पार है आपके, ठीक। यहाँ से जो ये लंब होता है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। अब जो AB की वैल्यू है आपके पास वो कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो बताइए अगर इसके 2 हिस्से करें तो कितने कितने बनेंगे, 15-15 सेंटीमीटर बनेंगे। और यहाँ से जो OM की दूरी है बच्चों वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करवा दूँ। देखो ज़रा, हम इसमें से एक पोर्शन यहाँ से अलग ले लेते हैं। जो हमने ये वाला पोर्शन है इसमें हमने इसको अलग से ले लिया, ये 8 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। यहाँ से समझ में और अच्छे से आ जाएगा। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो इक्वल होती है, चाहे किसी भी साइड में तो OB और OA दोनों इक्वल होंगी। तो हम एक की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज हो गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। इसका स्क्वायर कितना आएगा 15 का बच्चों, 15 का जो स्क्वायर है बच्चों वो कितना बनता है 225। इसी तरह से जो 8 का स्क्वायर है बच्चों वो कितना बनता है 64। तो आप इनको प्लस कर दीजिएगा, तो ये 289 आया है। क्लियर। तो ये आपने क्या करना बच्चों, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 17 होता है। कितना होता है 17। तो इसका मतलब क्या है, जो ये त्रिज्या है बच्चों वो 17 आ गई, यानी कि यहाँ पे ये 17 और ये 17। वैसे तो बच्चों एक ट्रिपलेट भी होता है, ये कुछ आपने याद भी कर रखे होंगे, अगर नहीं है तो देख लीजिएगा, इनको कुछ याद कर लीजिएगा। 8 और 15 है तो कितना आता है बच्चों, यहाँ पे 17 आता है। ठीक है। इनके बेस पे बच्चों हमारी वीडियोज और भी हैं चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। ट्रिपलेट के ऊपर मैंने एक स्पेशल अलग से बना रखी है ताकि देखते ही आप सीधे ही आंसर निकाल सकें इसमें। ओके। अब जो 3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है बच्चों, वो क्या पूछ सकता है, एक तो जीवा की लंबाई पूछ सकता है आपसे, जीवा यानी कि AB की वैल्यू पूछ सकता है। दूसरा त्रिज्या यानी कि R की वैल्यू एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और तीसरा है बच्चों केंद्र से दूरी। अब केंद्र से दूरी का मतलब क्या बच्चों, OM निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या दे रखा होगा बच्चों, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा होगा तो 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, तीसरी आपको फाइंड आउट करनी है। ये 3 तरह के क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बेस पे बन सकते हैं। ओके। मेरी कोशिश रहती है बच्चों कि एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको टाइप कराएं ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से इसको कर पाएँ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, A एक काम को 18 दिनों में और B उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। B ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। A अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बच्चों अब हम थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं। यहाँ से देखिएगा क्या दिया गया है, ध्यान से समझो इसको। A बोल रहे हैं कि 18 दिन में काम को करता है और जो B है बच्चों वो 15 दिनों में काम को करता है। पहले तो हम इतना पार्ट सॉल्व करते हैं। जब कभी कोई क्वेश्चन आए ऐसा तो आपने इस तरीके से उसको लिख लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 90। ये जो 90 है यूँ मान के चलते हैं कि 90 यूनिट काम है कोई भी। हम सपोज कर लेते हैं भी पेन बनाने हैं, इन दोनों ने मिलके 90 पेन टोटल बनाने हैं। ओके। अब यहाँ देखिएगा जो A है वो 18 दिनों में काम को पूरा करता है, तो इसका मतलब उसको एक दिन में कितने पेन बनाने पड़ेंगे, यानी कि कितने यूनिट काम करना पड़ेगा 5। उलझना नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो बस इसको। 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। यानी कि ये एक दिन में 6 पेन बनाता है और ये एक दिन में 5 पेन बनाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन समझने का बच्चों वो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया आपको, देखिएगा लैंग्वेज को समझ लिया तो समझ लो आपका जो क्वेश्चन है वो आधा सॉल्व हो गया। इसमें क्या कहा गया देखिएगा आपको, B ने वह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, A और B दोनों ने इकट्ठा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ B ने ही काम किया। कितने दिन, 10 दिन। अब वो एक दिन में 6 पेन बनाता है काम, यानी कि 6 यूनिट काम करता है। तो 10 दिन में उसने कितने यूनिट काम कर दिया बच्चों बताओ। इसका मतलब उसने 60 यूनिट काम कर दिया। टोटल कितने यूनिट काम था 90 था, 60 उसने इसमें से कर दिया। कितने यूनिट बचा बच्चों 30 यूनिट काम बचा है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि 10 दिन के बाद B ने काम करना छोड़ दिया। अब काम को कौन करेगा बच्चों, A काम को करेगा और A एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, जो A है वो इसको 6 दिन में काम को पूरा करेगा। अब क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज एग्जामिनर इस तरीके से दे कि उन दोनों ने उस काम को कितने दिन में पूरा किया, यहाँ देखिएगा
ए ने अलग काम किया है, बी ने अलग काम किया है। बी ने तो 10 दिन मिलके 10 दिन काम किया है और ए ने 6 दिन काम किया है। तो अगर हम बात करें कुल दिन की बच्चों को, भी कुल दिन कितने में काम हुआ है, कितने दिनों में काम हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 डेज काम हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और वापस आने में कितना समय लगेगा। ये लगभग बच्चों हर एग्ज़ाम में धारा वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पहले इसका कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, ये नदी बह रही है, धारा बह रही है। ठीक है, अब इसके बीच में बच्चों कोई नाव हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा ज़रा, जब नदी बहती है बच्चों उसकी भी कोई अपनी चाल होती है। मान के चलो कि वो y किलोमीटर पर आ रहा है। अब ये जो व्यक्ति है या ये नाव है, इस व्यक्ति की बच्चों या इस नाव की जो शांत जल में चाल होगी वो होगी x किलोमीटर पर हार। समझ पा रहे इस बात को। अब इसमें दो तरह की चीज़ें आपको और समझनी है, एक तो धारा की दिशा में और एक धारा की विपरीत दिशा में। यहाँ पॉइंट ये समझने का बच्चों, इसको हम यू मान लेते हैं, जब कोई भी पर्सन धारा की दिशा में जाएगा तो इसका मतलब जो नदी है उसको हेल्प करेगी वो। इसका मतलब क्या है भाई, हम इनको प्लस करते हैं यहाँ से दोनों को। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि जो शांत जल में चाल है वो 3 किलोमीटर है और जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो कितना है बच्चों, ये 5 किलोमीटर पर हार ये चाल आई है। ये बात ध्यान रखें। और धारा के विरुद्ध मैं u और v क्यों लिखवा रहा हूँ बच्चों, उसको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, आप कमिंग क्लासेज में आप उनको भी देखेंगे, तो आप कंसेप्ट को यहाँ से अच्छा क्लियर कर लें। ठीक है, धारा के विपरीत जब जाएंगे तो धारा उस पर्सन का या उस नाव का विरोध करेगी, तो इसका मतलब क्या, माइनस होगा। तो इसका मतलब क्या आया बच्चों, यहाँ से 3 में से 2 को माइनस कर दो तो कितना आ गया, 1 किलोमीटर आ गया। ठीक, अब डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है इसमें, 10 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस सेम दे रखी है भी, 10 किलोमीटर जो है वो इधर गया और 10 किलोमीटर ही वापस में। कुल समय हमें निकालना है। तो जब वापस आया, पहले एग्जाम क्वेश्चन में क्या दे रखा है भी, वापस आने में कितना समय लगा। तो जो समय की अगर मैं बात करूं बच्चों, वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो ये S1 यानी कि पहली स्पीड है, ये आपकी विपरीत दिशा में स्पीड है। समझ रहे इस बात को, ये विपरीत दिशा में स्पीड है और ये धारा की दिशा में स्पीड है। ये विपरीत में है और ये धारा की दिशा में है। ये समझ लें, कन्फ्यूज ना हो इसमें। तो जब विपरीत दिशा की अगर हम बात करें भी, उसको टाइम कितना लगा, तो कितना लगा बच्चों, देखिए 10 किलोमीटर को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे लगेंगे भाई, 10 घंटे टाइम आया। और इसी तरह से जब धारा की दिशा में है तो वहाँ पे चाल कितनी है बच्चों, देखिएगा 5 है। कितनी है, 5। तो कितने हार्स लगे इसको, 2 हार्स लगे हैं। तो कुल मिला के बच्चों कितने हो गए, यहाँ से 12 हार्स हो गए। अगर सिंगल सिंगल पूछते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी, कुल पूछा तो आपसे ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों और डिस्कस करते हैं। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर हो तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। इस क्वेश्चन को बच्चों हम डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये मान के चलो भी ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरह से कोई सड़क बनाई हुई है, चौड़ी एक सड़क बनी हुई है इससे। ठीक है, ये कोई वृत्त है और इसके चारों तरफ एक सड़क बनी हुई है ये। अब यहाँ देखो, जो छोटे वाला वृत्त है इसकी हमने R त्रिज्या मान ली, और जो ये बड़े वाला वृत्त है इसकी हमने कैपिटल R मान ली त्रिज्या। ठीक है, ध्यान से समझते चलो, पिक्चर समझ में आ गई, डायग्राम क्लियर हो गया आपको, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या दे रखा है बच्चों, हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, इसकी चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई का मतलब क्या, देखो त्रिज्या तो चारों तरफ सेम रहेगी है इसमें वृत्त में, ठीक है इतनी बात। तो ये है हमारे पास बड़े वृत्त की त्रिज्या और ये है छोटे की। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये वाला जो पोर्शन होगा बच्चों, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, R माइनस में कैपिटल R माइनस में स्मॉल r, यानी कि ये चौड़ाई निकालनी है हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आते हैं। क्या दे रखे बच्चों, जो बड़ा वृत्त है उसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। इसी तरह से जो छोटे वाला वृत्त है उसकी परिधि कितनी होगी, 2 पाई स्मॉल r। ठीक है, और अंश ये कितना दे रखे आपको, उनका डिफरेंस 64। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7। इसको हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचा बच्चों हमारे पास, ध्यान से समझते चलो इस बात को।
तो ये कितना हो गया बच्चों 66। अब r माइनस में r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 7 और कितना बना है यहाँ से बच्चों 44। तो 22 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि 21/2 तो कितना आ गया बच्चों 10.5 मीटर। ये आंसर आ गया अब आपका। ओके, बहुत ईजी है, सिर्फ एक डायग्राम को समझ लें। ये तो कंसेप्ट को क्लियर कराया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आप इसमें से स्टेप जो है वो छोड़ सकते हैं। 2 क्वेश्चन बच्चों हम इसमें और डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर हम इसको इस तरह से 178 डिग्री और कोस 179 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। ठीक है, अब आप एक काम कीजिएगा, देखिएगा आपको लग रहा होगा कि इनकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। समझे ना इस पॉइंट को? जब कभी कोई इस तरह का क्वेश्चन है जो आपको कभी भी सारी वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है इसमें वैल्यूज़ को। अब देखिएगा इसमें कहीं ना कहीं कोस 90 भी आएगा, क्योंकि 1 2 3 इस तरह से कॉन्टीन्यूटी में है, कोस 90 भी आएगा। और कोस 90 की वैल्यू होती है बट 0। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसका मतलब इस सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। सिर्फ आपको ये कुछ कंसेप्ट याद रखने हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे 1 2 3 देखिए हर जगह पे आप 0 लगा दो। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं बच्चों, देखिएगा यहाँ से टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री एंड सो ऑन, टेंजेंट 88 डिग्री और टेंजेंट 89 डिग्री। अब देखिएगा ऐसा नहीं है कि सारों में वैल्यू 0 लगा देनी है, आपने ध्यान से चलना है इस क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों देखिएगा, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा लिख दूँ पहले इसको, टेंजेंट 44, फिर समझाते हैं टेंजेंट 45 और टेंजेंट 46। ऐसी हमने बच्चों यहाँ पे ये बीच की वैल्यूज इसमें और लिख दी। जब कभी इस तरह की कोई भी वैल्यू आपके पास आ रही हो, ध्यान से समझ लो कि इन्हीं दो का टोटल अगर 90 बनता है, जैसे देखो टेंजेंट 1 है और टेंजेंट 89, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट तो ट्रिग्नोमेट्री में और अच्छे से क्लियर करेंगे। जब कभी इन दो का टोटल जो है बच्चों वो 90 बनता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब देखिएगा पेयर किस किस के बन रहे हैं, यहाँ से ऐसे ये देखिएगा पेयर बन रहे हैं। तो इस तरह से पेयर बनाते चले जाओ तो 44 का पेयर किसके साथ बनेगा बच्चों 46 के। तो यहाँ पे देखिएगा 45 जो है बच्चों वो एक अलग रह जाएगा, बाकी सब के पेयर बन जाएंगे ऐसे। तो मैंने क्या कहा, जिनका पेयर बन रहा है उनकी वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है। इसी तरीके से 1 1 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब बात ये आएगी कि टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1। इतनी से तो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो अगर सारे ही 1 हैं ये, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। ओके, आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।